बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है। सबसे पहले आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और यही वजह है कि पिछले दिनों की निस्बत आज हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा देखने में आएगा। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 51% तक जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हब्स की शिद्दत जो है वो इजाफा देखने में आएगा उसमें। और दूसरी जानब अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएँ भी जो हैं 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी और हवाएँ तेज़ ना होने की भी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी और दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखने में आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वेदर अपडेट्स क्या हैं आपने हमें बताई। आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी, आज प्राइवेट एजुकेशन पर पाबंदी, फैसला अगले साल लागू होगा। अगली खबर है, सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने वाला मुलजिम वालिद समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज होने के बाद बावजूद जान से मारने की धमकियां देता रहा। सीनियर ऑफिसर मुंह तकते रह गए, जूनियर अफसरान की अक्सरियत डीपीओ तैनात। और अगली खबर हमारे पास है, कोरोना फंड के 50 करोड़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को मुंतकिल, एलडीए सिटी भी मंसूबे में शामिल। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अना ठीक ठाक। इरफान साहब, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू चाहिए। ये जो जराइम की खबरें हैं हमारे पास, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ती चली जा रही हैं। चोरी डकैती की वारदातें, ज्यादती के वाकयात। हम पहली खबर की तरफ आएंगे, लेकिन सिर्फ मुझे ये बता दें इसकी रीज़न एक क्या है। खौफ भी नहीं है लोगों में कि अगर इतने सारे वाकयात हो रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब जदीद पैमानों पर हो रही है तो डर खौफ उतना ही ख़त्म होता जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? ना, इसकी अब मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें अगर आप देखें कि जुर्म अगर होता है तो उसमें जो आदि मुजरिम हैं उनकी रेशो ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि जो नए लोग जो हैं कोई गैंग बनाते हैं या जराइम के अंदर मुलविस होते हैं, इनकी रेशो कम है, उनकी रेशो ज़्यादा है जो लोग आदि जो मुजरिम हैं। इसमें आपको बताएं कि इसकी वजूहात जो हैं वो मल्टीपल हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती, उन्हें अदालतों से सज़ाएं नहीं मिल पाती, अगर सज़ाएं मिलती हैं तो उसमें सज़ाएं भी ऐसी मिलती हैं जो कुछ ही माह के बाद संगीन से संगीन जराइम जो पेशा अफराद हैं वो चंद ही माह के बाद वापस आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि साल 2001 से लेके साल 2011 से लेके साल 2015 तक लाहौर पुलिस की तरफ से 14,000 ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा गया जो डकैती, चोरी, स्ट्रीट क्राइम, थेफ्ट या बाइक थेफ्ट, मोटरसाइकिल थेफ्ट और गाड़ियों की थेफ्ट, इन तमाम जो थेफ्ट्स के अंदर मुलविस थे और छीनने की वारदातें भी कर चुके थे। वो 14,000 के 14,000 मुलजमान जो हैं वो एवरेज जो जेल में रहे उनकी एवरेज बनती है 3 माह। सही। अब अगर किसी कार चोर ने 100 गाड़ियां चोरी की हों और वो 3 माह बाद वो बाहर आ जाए तो इसका यही मकसद बनता है कि वो उसको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। ऑब्वियसली डर खौफ नहीं रहेगा। खैर इरफान साहब, हम आते हैं सान है मोटरवे की तरफ, जिसका मरकजी मुलजिम आबिद जो है वो निशानदही के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आ सका है। अब मुझे बताइएगा इसकी वजूहात क्या हैं? अना, इसकी सिंपल सी वजूहात है कि इन्वेस्टिगेशन टीमें बनी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन टीमों के साथ साथ आप देखें तो इनके पास कोऑर्डिनेशन का जो है वो फुकदान नज़र आ रहा है।
अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, और पुलिस में अगर सिर्फ लाहौर पुलिस की बात की जाए तो लाहौर पुलिस के साथ साथ आप देखें मुख्तलिफ अजला की फोर्सेस जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। जिसको भी शक पड़ता है उसके एरिया में कुछ हो सकता है तो वहाँ पे वो कार्रवाई करने के लिए पहुँच जाते हैं। अगर ये एक सेंट्रल डेटाबेस हो, सेंट्रल जगह के ऊपर इसका इन्वेस्टिगेशन हेड हो, तो ये मसाइल पैदा ना हो। हुकूमत की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन टीम तो बनाई गई जिसकी जो चेयरमैन थे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उसका हिस्सा थे, एसपीसीए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के आरओ, और उसके साथ आईबी के जो हेड थे वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन ये टीमें तो बनाई गई, लेकिन इनकी अगर आपस में कोऑर्डिनेशन होती तो ऐसे वाक़यात ना होते। अब देखें कि आबिद को जब पहली दफ़ा पकड़ने लगे के लिए गई थी, और इसका बरमला इजहार आईजी पंजाब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि आबिद को जब पकड़ने गए तो वो अपनी बीवी के साथ फरार हो गया। अब इतनी फोर्स अगर आप लेके जाके भी 2 मुल्जिमान ऐसे जो निहत्ते हैं जिनके पास वेपन नहीं है, एक खातून है एक उसका शोहर है, अगर आप उनको नहीं पकड़ सकते तो जो दहशतगर्दों को पकड़ने वाली फोर्सेज हैं जैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर तो सवालिया निशान लगता है कि एक निहत्ते जो 2 मुल्जिमान हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। उसके बाद अब हुआ क्या कि अब रेस चल रही है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की और पुलिस की आपस में कि कौन सबसे सबकत लेके जाता है। इसी सबकत के चक्कर में कसूर में ये खातून जो गुज़िश्ता रोज पकड़ी गई थी, आबिद की बीवी बुशरा बीबी, इस बीबी ने बताया कि वो अपने रिश्तेदार के घर आने वाला है। बुशरा बीबी की शनाख्त के ऊपर कसूर के इलाका राजा जंग जो है वहाँ पे ये लोग बैठे एक घर के अंदर, जहाँ पे इनको इत्तला थी कि वो उस रिश्तेदार के घर में आएगा। जब वहाँ पे बैठे तो इतनी देर में आबिद वहाँ पे पहुँच गया और एक बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा चांस था इसका मेन जो कल्प्रेट है आपका उसको पकड़ने का। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 जो पुलिस अफसर थे वो अंदर घर के अंदर बैठे रहे और आबिद साहब बाहर से आए। जब उनको शक गुजरा कि यहाँ पे कोई नहीं है तो वहाँ से वो फरार हो गया। अब पुलिस के पास क्या आया, पुलिस के पास उसकी एक जूती आई और एक पटका जो वो इस्तेमाल करता था वो उसका आया, और वो खेतों में अब बहाना ये किया जा रहा है कि उसके आसपास क्योंकि 7 से 8 जो मुरब्बा के ऊपर खेत लगे हुए थे वो खेतों में फरार हो गया है। अब पुलिस उसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, कसूर पुलिस, लाहौर पुलिस, सीआईए पुलिस समेत दीगर जो वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस की कारकर्दगी क्या है वो सभी के सामने, वो सभी के सामने है कि वहाँ पे जब पहुंचे हैं तो 5 घंटे तक उस एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशन करते रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब पुलिस को ये उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं कि अब वो अपने कभी रिश्तेदार के घर जो पहले उनको चांस था कि वहाँ पे आ जाएगा, अब वो वहाँ पे नहीं आएगा। इसके लिए अब मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, अब देखना है कि पुलिस किस हद तक इसमें कामयाब होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मरकज़ी मुलजिम का जो साथी है शफकत, उसका जो है वो क्योंकि डीएनए सैंपल भी मैच हो गया है और वकार जो था वकार तो बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन अभी तक उसकी रिहाई जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई। क्योंकि कल अब वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वकार की मदद से शफकत को पकड़ा गया, फलां को पकड़ा गया। तो इस केस के अंदर मुझे लग रहा है कि वकार अभी तक जो है वो अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल पे आपने जिक्र कर ही लिया, अगली खबर की तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अब ये स्टेटमेंट है ड्रामेबाजी नहीं कर रहे हुकूमत की जानिब से कहा। अब ये जो इस मामले पर भी सियासत की जा रही है ये समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। भाई आपने इंसाफ फराहम करना है, आपने पुलिस की कारकर्दगी देखनी है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई बड़ा चैलेंज होता है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपके इस तरह के तमाम मामलात कहाँ स्टैंड करते हैं। आप इस पे भी सियासत कर रहे हैं और मैदान में आपने छोड़ दिया है फयाजुल हसन चौहान साहब को। अना देखिए, अब बातें की जा रही हैं कि हम जो है पुलिस बड़ी एफर्ट कर रही है, बड़ा ये कर रही है और हमारी हुकूमत ऐसे किसी मुलजिम को नहीं छोड़ेगी। अब 2 साल से 2.5 साल से तो हम इस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, पिछले 2.5 साल से तो यही गवर्नमेंट है। इसी गवर्नमेंट के दौरान यही मुलजिम जो है वो वाक़या करता है शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया के इलाके में, लाहौर में इसने वाक़यात किए और कई जगहों के ऊपर डकैतियाँ। इसकी जो हैबिट थी, ये आपको मैं बताऊं कि इसकी जो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, आबिद, शफकत, इकबाल और इसका एक और साथी जो शेखुपुरा जेल में है, इन चारों की ये हैबिट थी। ये 7 से लेकर 9 बजे तक, शाम 7 से 9 बजे तक जो शेखुपुरा से इलाका मुल्हिका है जो लाहौर की सरहद बनती है, वहाँ पे ये मौजूद होते थे और उस एरिया के अंदर जितने लोग फैक्ट्री मुलाजिम वहाँ से पैसे लेकर निकलते थे रात को, क्योंकि वहाँ पे डेली वेजेस ज़्यादा होती है, वहाँ से पैसे लेकर निकलते थे, उन लोगों को लूटते थे ये। और ये इनकी रूटीन थी
कि 7 से लेकर 9 बजे तक पूरा नेटवर्क, पूरी टाइमिंग, हर चीज डिसाइड है। एक नहीं पता तो पुलिस को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता। और पुलिस को जब ये चीजें पता चली हैं तो इन्वेस्टिगेशन में जब मुलजिम पकड़े गए, अगर ये वारदातें जब पहले हो रही थी उसके ऊपर कुछ संजीदा एफर्ट की जाती तो मैं समझता हूँ ना तो शेखुपुरा में खातून के साथ रेप होता, ना ही ये मोटरवे के जो केस है ये रूनुमा होता। अब पुलिस जो है वो बड़े दावे कर रही है, हुकूमत भी बड़े दावे कर रही है कि हम इसके ऊपर बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन इन्हीं 2 सालों के दौरान जो गुज़िश्ता 2 साल हैं उसमें पुलिस की समझ से बाहर ये चीजें। इरफान साहब, पुलिस दावे ये कर रही है कि वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के वाकयात हम हर रोज देख रहे हैं, तो वर्किंग कहाँ हो रही है? मेरे ख्याल से पुलिस से ज्यादा स्मार्ट ये चोर, डाकू, डकैत और ये ज्यादती में मुलव्वस जो लोग हैं ये हो चुके हैं। इनको पता है कि किस तरह से सारी चीजें देखनी है और पुलिस सिर्फ काम करती रहेगी, प्लानिंग करती रहेगी, उसका नतीजा कुछ नहीं आएगा। खैर, ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया, जो उन्होंने मुलजिम जो है वो पकड़ा है, उसकी निशानदही की गई, सोशल मीडिया वाला जो स्कैंडल था उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब हमारे पास खबर है, सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने वाला मुलजिम वालिद समेत गिरफ्तार। कल फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्या कहना था पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर इस पर हम बात करेंगे। जी, वो जो एक मरकजी मुलजिम 2 हैं उनमें से जो एक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। उसकी दोनों बीवियाँ, उसका वालिद, उसका भाई, उसकी फैमिली के बाकी लोग सारे के सारे जो है वो गिरफ्तार हैं। हमारा स्टाइल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत का विजन ये है कि ड्रामेबाजी नहीं करनी। जो पिछले 10 सालों में आप देखते रहे कि किसी की इज्जत लुटती थी, एक वो जुल्म और क़यामत, उसके ऊपर नाम नेहाद खादमे आला कैमरे लेके पहुंच जाता था और जनाब उसके खानदान को, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसको, मुतासर खातून को सारों के सामने एक्सपोज करके, कैमरों के सामने ड्रामेबाजी करके, कैमरे बंद, सारा कुछ बंद। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और इस तमाम फुटेज में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही थी, इतने अच्छे सीसीपीओ कहाँ से मिलेंगे? चुप करके वो क्लासरूम्स में ये माहौल होता था, फिंगर बच्चों को कहते थे मुंह पर रख के बैठ जाएं। और इसमें ना बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो मुंह के ऊपर उंगली रख के बैठे रहे। और जब अभी वो पिछले वाले वो दबाव से बाहर नहीं ना निकले, इस वजह से वो उस शौक से बाहर नहीं निकल पाए कि मैं पहले क्या कहता रहा, फिर मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। शायद इसी वजह से वो अब भी सोच रहे हैं कि कम बोलें, कम मिलें, ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो कि दोबारा से एम्बेरसमेंट हो। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जो हमें वज़ीर इत्तलात जो कह रहे थे कि इस हुकूमत का विजन है कि ड्रामेबाजी नहीं करनी, लेकिन इससे बड़ी क्या ड्रामेबाजी होगी कि जिस बच्ची का ये जो केस था जिस पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस मुलजिम के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे बड़ी ड्रामेबाजी क्या होगी कि अब कहा जा रहा है कि हमने इसके ऊपर नोटिस लिया। भाई ये केस जो है पिछले 15 माह से चल रहा था, FIA में उसने दरख्वास्त दी, 15 माह से ये हुकूमत किसकी थी? ये हुकूमत कुछ साबका गवर्नमेंट की नहीं थी कि जो वो ड्रामेबाजी करते थे, कैमरे लेके पहुंचते थे। आप कम से कम कुछ करें तो सही, कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि किसी जगह के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बने तो उसके बाद आपको याद आ जाए कि हमने इसके ऊपर जो है वो फौरी नोटिस लेना है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब कहीं ऐसा जुल्म हो तो तमाम इदारे ऐसे एक्टिव हों, जैसे हुकूमत नोटिस लेती है तो तब एक्टिव होती है। अगर फयाजुल हसन चौहान जी अगर कल परसों जो है वो CCP लाहौर को इस बारे में ना बताते तो क्या इस केस का भी वही हाल होना था जो पिछले 15 माह से हो रहा था? हर चीज का जब नोटिस लिया जाएगा फिर ही कुछ होगा। हमारा क्या सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? हमारा सिस्टम क्या बिल्कुल बोसीदा हो चुका है कि जिसके अंदर अगर कोई FIR करवाता है, जिसको कोई कंप्लेन करता है तो उसको कोई नहीं सुनेगा जब तक कोई वजीर, मुशीर या कोई आला शख्सियत जो है उसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लेगी। बिल्कुल। अब ये केस जो है 15 माह से, अब देखें कि कल जिस ASP की जो तारीफें करते हुए हमारे वजीर इत्तलात नहीं थक रहे थे, वो ASP वहां से 1.5 साल से वहां पे तैनात है। साल 2019 के आखिरी महीने के अंदर FIR इस लड़की के वालिद ने करवाई कि लड़का जो है वो उनको प्रेशराइज कर रहा है, उनको थ्रेट कर रहा है, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है,
और उनसे ये कह रहा है कि एफआईए में जो आपने कंप्लेन की है उसको वापस लें। ये तमाम चीजें एफआईआर के अंदर दर्ज हैं। उस एफआईआर पे पुलिस की तरफ से जिस रजा तनवीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का बेटा है, इसी वजह से उसकी तारीफें की जा रही हैं। साहब, आपको मैं बताऊं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये चीजें बिल्कुल नुमायां थी कि खुद ये लोग पुलिस को सेव कर रहे हैं, उनके ऊपर ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस पे हम बात करते हैं। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा, ये इतना हसास मामला है सलीम बुखारी साहब, सारे मोटरवे, उस पर तो तहकीकात चल रही हैं, अभी तक क्या पुलिस की कारकर्दगी है, उस पर हुकूमत किस तरह से क्रेडिट लेना चाह रही है, वो सब कुछ आपके सामने है। उस पर ये सोशल मीडिया वाला जो कल मामला है, इसका मुल्जिम पकड़ा गया, लड़की के वालिद साथ मौजूद थे, फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम मामलात किस तरह से देखते हैं आप इनको? ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, जहाँ पर वो पुलिस अपना अगर काम कहीं कर ले गलती से तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर और आईजी लेवल के ऊपर मुबारक, जिसके जुल्म हुआ है उससे हमदर्दी की जाए। मुझे तो नहीं समझ में आती कि इमरान खान साहब कौन सी मॉडल पुलिस लेना चाहते थे इस रियासत मदीना को, जिसका वो दावा करते हैं। जो पुलिस का हाल है, जो इस वक्त इस मुल्क में जराइम की नौयत है, ये इतनी खौफनाक और अलार्मिंग है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि इससे ये लोग किस तरह निपटेंगे, जिनके पास ना कोई प्लान है, ना जिनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। ये सुबह शाम जो वाकयात हम देख रहे हैं, जब एक वाकया हुआ था कसूर में ज़ैनब का, अगर आपको याद हो तो पूरी पीटीआई की क़यादत जाके गई थी और हुकूमत को कह रहे थे कि नाकाम हो गई है। फिर उसके बाद उसी नौयत का वाकया जब मर्दान में हुआ था तो इनकी ज़बानें गुम हो गई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला हमने देखा है, चाहे वो कल फैजुल हसन चौहान की है या उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब और आईजी साहब ने और वहां भी मौजूद थे ये चौहान साहब, ये साबित क्या करना चाहते हैं? इनके तो बस में मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। जो मंजरनामा अभी आप हमारे साथी रिपोर्टर बता रहे थे, उसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आती कि यहाँ किसी की इज्जत महफूज है या नहीं है। लोगों को, अपनी बच्चियों को, अपने माओ बहनों को बाहर भेजना चाहिए या नहीं, ये किस किस्म के। सलीम बुखारी साहब, मुझे ये बताएगा कि खुद लड़की के वालिद साहब ये कह रहे हैं कि 15 महीने से एफआईए में उन्होंने ये केस रिपोर्ट किया, कुछ नहीं हुआ। 15 महीने से पुलिस इस पर कुछ नहीं कर सकी है और अब एकदम से जो है वो आप देख रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, पुलिस की कारकर्दगी को भी बार बार सराह रहे हैं, सीसीपीओ की तारीफें भी कर रहे हैं, अपने एएसपी की तारीफें कर रहे हैं। तो ये 15 माह से किसकी हुकूमत थी? अब एकदम से इस पर आप काम करके अपने नाम ये क्रेडिट करना चाह रहे हैं, तो वो तो मुतासिरा शख्स 15 महीने से धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। अभी तो मुझे इस बात का खतरा था कि कहीं ये ना कह दें कि ये वाकया भी इसलिए हुआ था कि पिछली हुकूमत जो है और उसके हुक्मरान जो है वो चोर थे। ये तो कुछ करने की बजाय सिर्फ छिले मसीहे और नोहे पढ़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हम कर्ज करते रहते हैं सोशल मीडिया को कि जी ये बिल्कुल बेकाबू है, जी ये किसी की सुनता नहीं है जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसी सोशल मीडिया के जरिए अगर ये टॉप ट्रेंड बन के हम लोगों के सामने नहीं आता तो इस वाकई का किसी को पता ही नहीं चलना था। बेपनाह अनरिपोर्टेड क्राइम है, तो ये तो मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि ये सूरत हाल कब काबू में आएगी, कैसे काबू में आएगी, क्या इसके लिए भी फौज बुलानी पड़ेगी? ये तो हमारा हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। सलीम बुखारी साहब, एक कल हमने देखा फयाजुल हसन चौहान साहब जो थे वो सीसीपीओ को इस तरह से कुछ सेव कर रहे थे कि सहाफियों की जानिब से सवाल किया गया सीसीपीओ की जानिब से, और उस पर फयाजुल हसन चौहान साहब ये कहते हैं कि ये चुप रहेंगे, इनके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा, ये आप लोगों की पॉलिसी पे कुछ नहीं बोलने वाले क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि आप लोग किस तरह से सवाल करते। अब ये रवैया क्या है? ये रवैया बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इस सीसीपीओ को बचाने के लिए, उसको कवर देने के लिए पूरी क़यादत पीटीआई की जो है वो लगी हुई है। अगर आपको याद हो जो वाकया था मोटरवे वाला, उसके लिए जनाब मिर्जा शहजाद अकबर साहब तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद से सीसीपीओ को डिफेंड करने के लिए। कभी हुआ नहीं, ना आज तक कभी किसी ने सुना है। वो स्पेशल असिस्टेंट है इंटीरियर के। तो ये सब कुछ जो है मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। जहाँ तक फैजुल हसन चौहान साहब का ताल्लुक है, वो जिस तरह की गुफ्तगू कल कर रहे थे, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने पहले की थी मोटरवे के आस्थाने के हवाले से, वो समझ से बिल्कुल बालातर है। पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रहते हैं। जहाँ तक सीसीपीओ का ताल्लुक है, वो बहुत मजबूत किले पर हैं। उनकी कुव्वत का जो मंबा है वो बनी गाला है, इसलिए हर एक को उसका दिफा करना है, अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए उसका दिफा करना है।
ये बस इसी तरह से होता है। इससे पहले भी हमने इसके मज़ाहिर देखे हैं, बुज़दार साहब के हवाले से देख लीजिए, पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ था, पूरी पीटीआई के अंदर के 5 धड़ों में से 4 धड़े उनके खिलाफ थे, लेकिन कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो नमूदार हुए हैं उस ऐसे किसी शख्स को सलीम बुखारी साहब मुझे सिर्फ ये बताएगा कि इस तरह ये पुलिस के जितने आला अफसरान हैं, इन सब की कुव्वतों का मंबा अगर बनी गाला ही रहा तो अवाम किधर जाएगी, इंसाफ कैसे मिलेगा? वो जो दावे इतने बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि इंसाफ मिलेगा, पुलिस इस्लाहात, थाना कल्चर की तब्दीली, कैसे अवाम को इंसाफ मिलेगा? फिर देखिए 2-3 बातें इस हवाले से की जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि वो कोई मॉडल पुलिस बनी थी कहीं केपीके में, वो हमें तो आज तक कभी नजर नहीं आई है, तो वही वो मॉडल पुलिस अब यहाँ भी बनाना चाहते हैं। अगर ये उसी तरह की मॉडल पुलिस बनने जा रही है तो फिर मुझे नहीं समझ में आती कि पंजाब के लोगों का खास तौर से क्या होगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही ये सूरत हाल है। साना मोटरवे के बाद 21 केसेस हो चुके हैं उसी नौयत के मिलते जुलते हुए, जिसमें बच्चियों के साथ जाती है, जिसमें बच्चियों को अगवा किया गया है, जिसमें बच्चियों की इज्जतें लुटी गई हैं, जिसमें बच्चियों को कत्ल किया गया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सब कुछ देख के, ये सब कुछ सुन के कहाँ सोए हुए हैं खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उन्हें तो चाहिए कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लें, क्योंकि जिस कैफियत का सामना है, शहरी बहुत हरासा है, माँ बाप बहुत परेशान हैं, और परेशान जिस अवाम जहाँ के अवाम होंगे वो सिवाय उस अपनी क़यादत को कर्स करने के और उनके पास कोई चारा नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया और लोग ऐसा ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान, जैसा कि कहा कि सलीम बुखारी साहब ने कि लोगों के पास अब ये इससे कोई वक्त नहीं है कि वो ये तमाम तर सूरत हाल देख के सिवाय हुकूमत और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाएं या फिर ये कि वो सिक्योर नहीं है, तो फिर इसमें अवाम तो गलत नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल है ना, अवाम कैसे गलत हो सकती है? अवाम सिर्फ उस वक्त गलत हो सकती है जब वो वोट करते हुए अपना फैसला गलत करे। अवाम तब गलत होती है जब कोई गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद अवाम का कसूर नहीं होता। अवाम ने जो उसके बाद जो भी कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अब देखें कि हम जैसे बात कर रहे हैं, सलीम बुखारी साहब ने भी बात बड़ी अच्छी की कि ज़ैनब केस के बाद भी ऐसे मुतअद्दिद केसेस हो गए। तब बातें की जा रही थी कि मुल्ज़िम को सजा होगी, फांसी होगी, तो उसके बाद केसेस जो हैं वो उसकी रेशो कम होगी, लेकिन रेशो कम नहीं हुई। उसके बाद वजूद जो है, अगर रिपोर्टेडली जो केस रिकॉर्ड किए गए, FIR जिनकी दर्ज की गई, आपको मुतअद्दिद तो ऐसी केसेस नजर आएंगे जिनकी FIR दर्ज ही नहीं की जाती। ये साना मोटरवे के केस के अंदर आप देखें कि मोटरवे पे जो वाकया हुआ, इसकी FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन उससे पहले जो शेखुपुरा में केस हुआ उसकी तो FIR तक दर्ज नहीं हुई। उसमें सिर्फ डकैती की FIR दर्ज की और उसमें यही मुलव्विस था मुल्जिम, उसको कुछ नहीं कहा गया। अगर ये FIRs उनका रिकॉर्ड देखे जो दर्ज की गई हैं तो उसकी रेशो भी ज्यादा है गुज़िश्ता सालों की निस्बत। ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि इसको ऐसे वाकयात को कम करने के लिए अपने पास कोई ऐसा निज़ाम बनाए कि अगर किसी जगह के ऊपर भी, कराची में अगर कोई ऐसा केस होता है, बलूचिस्तान में कोई ऐसा केस होता है, इस्लामाबाद में केस होता है, लाहौर में केस होता है, किसी जगह भी ऐसा केस हो, तो गवर्नमेंट की तमाम जो इदारे हैं, तमाम इदारे इसके ऊपर एक्टिव हों और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए वही एफर्ट करें जो कसूर में की गई, वही एफर्ट करें जो मोटरवे केस के अंदर की जा रही है। ऐसी एफर्ट जब तक तमाम केसेस के ऊपर नहीं होंगी तो हम ये वक्त ही जो ड्रामेबाजियां हैं, जिसके बारे में फैजुल हसन चौहान ने कहा था कि हुकूमत कहती है कि ड्रामेबाजियां नहीं करनी, हमें ये ड्रामेबाजियां होती नजर आती रहेंगी। इरफान साहब, कौन किस मामले पर कितना संजीदा है, कौम को भी नजर आ रहा है, सभी लोग देख रहे हैं और माशाल्लाह से लोग इतने बाशऊर हैं कि उनको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं रही है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचानी है एहतसाब अदालत से, जहां पर साबिक DG एक्साइज। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। का कल्चर पुलिस में भी आ गया है। जी इरफान साहब। अना, ये कल्चर जो है ये हम तो शुरू से देख रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इस हुकूमत, हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस हुकूमत की तरफ से पहला ये जो जब ये कंटेनर पे होती थी हुकूमत, तो तब ये बयान दिए जाते थे कि पुलिस के अंदर जो सियासी कल्चर है, जो सियासी असर रसूख है, हम इसको खत्म करेंगे। अच्छा, वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, कल की चीजों से काफी वाज़ेह हो गया है। वो कल की चीजें तो कल की आप छोड़ें, आप शुरू से ले लें इसको। इस गवर्नमेंट ने 5 IG तब्दील किए। लास्ट जो IG तब्दील हुए गुलाम दस्तगीर, शुएब दस्तगीर, इनकी जब आप अपॉइंटमेंट देखें, अपॉइंटमेंट इनकी जब एज IG हुई तो उसके 10 दिन के बाद हमारे वजीर आजम जो है उनके बारे में तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि
शुएब ने बड़ा अच्छा काम किया है, शुएब ने डाकू पकड़े, शुएब ने बदमाश पकड़े और 10 दिन के अंदर उनकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन अचानक उसी आईजी को जिसकी आप तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसको आपने इस तरह जो है वो इस तरह उसके साथ रवैया रखा गया कि वो बेचारा कभी वहां पे गया इस्लामाबाद में, स्टेटमेंट याद आ गई है, खोखर साहब कहते होते खुड्डे लाइन लगा दिया। हाँ देखिए, कभी इस्लामाबाद बेचारा जा रहा है, कभी वजीर आला के चक्कर लगा रहा है, कभी 3 दिन इंतजार करता रहा। पूरे पीएसपी जो है वो उसके 52 से ज्यादा जो अफसरान थे वो उसके हक में खड़े रहे कि नहीं ये बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, जिसके बारे में आप तारीफें करते रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने रुसवा करके निकाल दिया। यही सूरत हाल जो है वो आइंदा आपको हर बयान के बाद कोई ना कोई ऐसा अपनी तरफ से इनका रिबर्टल जो है वो नजर आता है। अब जो सीसीपी लाहौर की तारीफें जो की जा रही हैं, इसके पीछे भी यही चीजें हैं कि वहां से अगर बनी गाला से इनका कोई रेफरेंस निकलता है तो उसके बाद अब पूरी गवर्नमेंट इसी चीज के ऊपर है। अब आप इस हद तक देखें कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि वजीर आला पंजाब, वजीर कानून, वजीर इत्तलात और आईजी बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मुल्जिम फरार हो गया। अब इस किस्म की जब सूरत हाल होगी और फिर भी कहा जाएगा कि पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप जो कहते थे कि पुलिस के अंदर से हम ऐसा कल्चर खत्म करेंगे जो सियासी असर और रसूख रखता होगा, उस कल्चर को खत्म करेंगे और पुलिस को मेरिट के ऊपर काम करने देंगे। पुलिस के अंदर इस्लाहात की बातें की गई, आप नासिर रहमान दुरानी को केपी से यहाँ पे लेके आए, क्या हुआ? वो 2 मान यहाँ पे ना रहे और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं इस कल्चर को यहाँ में पंजाब से सियासी कल्चर को दूर नहीं कर सकता, इस्लाहात पे काम नहीं कर सकता। उसके बाद भी कमेटियां बनाई गई और कमेटियों जो कागजों के अंदर बनाई गई थी उन कागजों को फाइलों के अंदर दफन कर दिया गया, वो इस्लाहात के नाम के ऊपर कोई चीज नहीं हुई। अब भी आप उसके बाद देखें, कहीं आपको डीपीओ ऐसे नजर आते हैं जो सिर्फ सियासी असर रसूख की बना के ऊपर उनको रुस्वा करके निकाल दिया गया और आज तक उनको किसी जगह के ऊपर पोस्टिंग नहीं मिली। आप पुरानी जो हुकूमत के दौर में जो अफसरान अच्छा काम कर रहे थे, लाहौर में हम कहीं ऐसे सीनियर ऑफिसर्स की बात करते हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन लोगों को आपने खुड्डे लाइन लगाया ताकि वो उन पे ब्लेम किया आपने लगाया कि वो जो है वो साबिक हुकूमत के साथ एफिलिएशंस रखते थे। भाई सरकारी ऑफिसर की क्या किसी जो है वो हुकूमत के साथ एफिलिएशंस होगी? वो सरकार का मुलाजिम है, आप उनसे काम लें, काम करवाएं, अगर काम नहीं अच्छा करते उनकी इवैल्यूएशन करें, उसके बाद उनको फायर कर दें, हटा दें उस ओहदों से। लेकिन ये क्या तरीका है कि एक बंदे की आप तारीफें करें उसके बाद आप उस बंदे को हटा दें। और अब भी ये सूरत हाल जो ये खबर है कैसर खोखर साहब की और कि जूनियर अफसरान, ये हम हर दौर में देखते रहे, उसकी वजह ये होती थी कि जूनियर अफसरान को आप नवाजते थे और उनसे अगर को काम, लेकिन ये साबका हुकूमत में इसका बड़ा हम अच्छा जो इम्पैक्ट भी देखते थे। यहाँ पर हमेशा यही रहा है कि अपने मुफादात रहते हैं जिनकी खातिर ये सब किया जाता है। मुफादात के साथ हम इसका इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा देखते थे कि आप जूनियर ऑफिसर को अगर सीनियर ऑफिसर के रैंक के ऊपर जो प्रमोट करके वहां पे लगा देंगे तो उसके बाद वो प्रेशराइज रहता है कि यार मुझसे ये सीट दोबारा से छीन ना ली जाए, वो काम जो है वो करके आपको दिखाता है। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है, अब इस गवर्नमेंट के अंदर वो लोग लगाए जा रहे हैं तमाम के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स, जो उनको इस वजह से साइड पे कर दिया गया कि उनके शायद नून लीग के साथ ताल्लुकात थे, उस साबका हुकूमत के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन अब जो लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पीटीआई के साथ। I don't know, ये साबिका हुकूमत वाला भूत जो है वो 2-2.5 साल में ना उतर सका है, ना मुझे लगता है कि 5 साल में अगर हुकूमत रही तो उतर पाएगा। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना फंड के 50 करोड़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को मुंतकिल, एलडीए सिटी भी मंसूबे में शामिल। चले किसी तरह से अवाम का भला हो जाए, अगर ये फंड यहाँ पे मुंतकिल कर दिए गए हैं तो अवाम का कुछ भला होता आपको नजर आ रहा है इरफान साहब? ना देखें, 2 साल तो कहा गया था कि कोई भी तरक्याती काम जो है वो नहीं किया जाएगा, वो 2 साल तो हमने भी गुजार दिए। अब अगर ये 50 करोड़ रुपया जो डेंगू इसके लिए रखे गए थे कोरोना फंड के लिए, अब कोरोना अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर जो है इसके अंदर कमी आई और अब भी अब आपको कोई इक्का दुक्का केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हुए नज़र आते हैं अब भी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है कि हम इसके हवाले से जो हिफाजती इंतजाम करते रहें। अब उन पैसों को, क्योंकि उनकी ज़्यादा इतनी यूटिलाइजेशन नहीं रहेगी, हमारे हॉस्पिटल जो हमने टेम्परेरी बनाए थे वो बंद हो गए, इसके साथ साथ इक्विपमेंट जो हम मंगवा रहे थे वो आ चुका, अब ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है।
तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा फैसला किया गया है कि ये जो 50 करोड़ रुपए पड़े थे इसको हम तरक्याती जो स्कीमों के ऊपर लगाएंगे, लेकिन बात ये है कि कब लगाएंगे। अब 2.5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करते हैं उसकी पहले मंजूरी होती है, मंजूरी के बाद उसकी पहले एवेल्यूएशन होती है, एवेल्यूएशन के बाद उसकी मंजूरी होगी, मंजूरी के बाद जाके वर्क कंप्लीट होगा, तो कुछ साल 1.5 साल बाद जो है वो काम शुरू होगा। अभी तक कोई प्रोजेक्ट आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो उसको शुरू नहीं किया गया जिसके ऊपर आपने फाइल वर्क कंप्लीट कर लिया हो। अगर ये प्रोजेक्ट अब शुरू करेंगे आप, इनकी इब्तदाई जो स्टेजेस के ऊपर आएंगे। चले इरफान साहब, फिलहाल आवाम को ये प्रोजेक्ट्स दिखा के कागजों में, अखबारात की सुर्खियों में क्रेडिट लिया जा रहा है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। का मकसद क्या है, इरफान साहब बताइएगा हमारे नाज़रीन को। ना देखिए, ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला इस तनाजुर में कि हायर एजुकेशन को इस पे बहुत कंसर्न था कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका म्यारे तालीम जो है वो बिल्कुल फरसूदा था, बेसूद था। उससे उनकी डिग्री तो उनको मिल रही थी, लेकिन डिग्री के फ़वायद नहीं थे। उनके पास तालीम जो उस म्यार की नहीं थी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको रिकग्नाइजेशन जो है वो मिल सके। इसी बिना के ऊपर ये फैसला किया गया कि ये जो प्राइवेट लोगों ने घर बैठे होते हैं, ना क्लासेस अटेंड करते हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाना, और घर बैठे जो है वो जब दिल किया जाके पेपर दे दिए, और जिस तरह पेपर दिए उसमें अगर वो पास हो गए तो वो ग्रेजुएट बन गए। इस तमाम जो सिस्टम को अब ख़त्म किया जा रहा है। अब सिर्फ जो इल्हाक शुदा इदारे होंगे हायर एजुकेशन के साथ, वही जो है। इरफान साहब, अगर इसका दूसरा हम देखें एस्पेक्ट तो ये भी है ना कि बहुत सारे लोग इतनी भारी भरकम फीसें नहीं अदा कर सकते थे। बहुत सारे लोग नौकरियां कर रहे होते थे, अपने घर भी चला रहे होते थे, साथ ही साथ वो पेपर्स की तैयारी भी कर रहे होते ना। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना म्यारे तालीम भी तो हमने बेहतर करना है। ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा कि अगर आपके पास डिग्री हो और डिग्री का जो है वो उसमें तालीम जो है वो आपकी किसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइजेशन जो उसकी ना हो सके, तो ऐसी तालीम का भी मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। तालीम हासिल करने के लिए प्रॉपर जो वे है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तमाम जो दुनिया के अंदर जैसे हो रहा है, हमारे हम यहाँ पे क्या हो रहा था कि ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया, फलां यूनिवर्सिटी से कर लिया, फलां यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले लिया, लेकिन होता क्या था कि वो लोग तमाम के तमाम घर बैठे होते थे, फीसें वो लोग भी लेते थे, लेकिन उसमें उनको फीसों की इतनी बॉदर नहीं करते थे। अब जो इल्हाक शुदा इदारे होंगे, इल्हाक शुदा जो कैंपस होंगे, वही सिर्फ जो है उनके स्टूडेंट जो हैं उनको अपीयर किया जाएगा, और ये मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है। जैसे हमने पहले ये किया था कि जो बीए की डिग्री ख़त्म की, बीकॉम की डिग्री ख़त्म की, बीएस ऑनर उसको लेके 4 साल के ऊपर, 2 साल का पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं था, हमने उसको 2018 में ख़त्म किया। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको तमाम चीज़ों को लेके जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को जो है हमें आगे जो है इसको लेके जाना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। ये फैसला लेट हुआ, लेकिन चलें हुआ, इसके ऊपर अब वर्किंग हो और प्रॉपर इसके तरीके के साथ जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए ये चीज़ें जो हैं। आई होप कि इसके नताइज भी हमें बेहतरीन नजर आए। अगली खबर की तरफ जाते हैं। करोड़ों की बिजली चोरी छुपाने के लिए रिकॉर्ड गायब और 816 मीटर चुरा लिए गए हैं। जी इरफान साहब। ना देखिए, ये मीटर वाला सिस्टम जो है ये तो मेरे ख्याल में शायद ही कभी ठीक हो। जैसे हमारी ये बिजली चोरी हमेशा से होती है, हमेशा से इनको छुपाया जा रहा है। जैसे पुलिस ठीक नहीं हो सकती, जैसे हुकूमत ठीक नहीं हो सकती, वैसे ये बिजली चोर जो है ना, बिजली चोरी भी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि हम अक्सर शायद से प्रेस साहब की खबरें देखते रहते हैं कि बिजली गायब, इतने के नादहिंदा। लेकिन इसकी भी वजूहात है ना, आपके अपने लोग जब इन सब चीजों में मुलव्वस होंगे तो किस तरह ये मामला ठीक होगा? ये चीजें वैसे तो हो ही नहीं सकती। मैं समझता हूं कि किसी जगह के ऊपर बिजली चोरी जो है वो वापडा की मिली भगत के साथ या लेस्को की मिली भगत के साथ ना हो, उसमें मिली भगत ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर जगह पे आपको ये छोटा जो अमला है जिसमें लाइनमैन है, इतने स्ट्रॉन्ग लाइनमैन है कि उनको हटाने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं कि उनको अगर आपने हटाया तो उसके बाद सीनियर ऑफिसर जो हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं कि आपने इन लोगों को कैसे हटा दिया। ये जो सीटें हैं इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं, इनका अगर एहतसाब अच्छा ठीक होगा, बाकी एहतसाब की गवर्नमेंट भी बात करती है, अगर यहाँ पे ऐसे ही जगहों के ऊपर एहतसाब अच्छा कड़ा करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ ये मामला जो है ख़त्म हो जाए कि आप कभी बिजली चोरी होगी, कभी मीटर चोरी होगे, कभी लाइन लॉसेस, कभी कुछ। इरफान साहब, आप ये 816 मीटर चुरा लिए, बहुत सारे मीटर्स ऐसे हैं, आप खुद उनको टेम्पर करके उसको। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं
ट्रैफिक की सूरत हाल जो हमारे शहर लाहौर में है, हमने देखा कि स्कूल कॉलेजेस बंद रहे और उसके बाद जितना लॉकडाउन का टाइम था ये मामलात अच्छे तरीके से मैनेज होते रहे, लेकिन क्योंकि अब दोबारा निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुका है, तो अब दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। प्लानिंग क्या क्या है, स्कूल कॉलेजेस अगर खुल गए हैं तो किस तरह से तैयारी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने की है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। जी तो नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जिक्र किया कि अब मुकम्मल तौर पर निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गया, स्कूल कॉलेजेस मार्केटें मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं, तो कुछ प्लानिंग आपकी रिवाइज हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जी हमने 7 सितंबर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान हमने चॉक आउट किया और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसके फर्स्ट फेज में से हम गुजर रहे हैं। एक तो हमने ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू की है बहुत मैसिव लेवल के ऊपर। उसके अंदर 5 रोड्स को प्रायोरिटाइज किया है, जिसके अंदर हमारी माल रोड, जेल रोड है, हमारी मेन बुलेवर्ड है गुलबर्ग में, उसके बाद हमारी ये जो है ये फिरोजपुर रोड है, और हमारी DHA की रोड है यहाँ से डिफेंस मोड़ से लेके टिल गाजी मोड़ सिग्नल तक। ये तो 5 रोड्स को प्रायोरिटाइज किया। इस पर हमने बेशुमार बैनर्स लगाए हैं, हमने स्टीमर्स लगाए हैं और 4 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं हम। वो 4 चीज़ें जो मेजर वायलेशंस हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अगर वो हम ठीक कर लें। लेन लाइन डिसिप्लिन है कि स्लो मूविंग ट्रैफिक है लेफ्ट साइड पे चले, चिंचीज रिक्शाज जो स्लो मूविंग है लेफ्ट साइड, और जो बाकी ट्रैफिक है ऑन दी फर्स्ट 2 लेन्स। उसके बाद 1 वे वायलेशंस हैं। उसके बाद हेलमेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जितनी गाड़ियां हमारे मोटर बाइक्स हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को बारहा बता रहे हैं। और लास्ट ऑफ ऑल अंडर एज ड्राइविंग, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये तो कि हमारा एजुकेशन कैंपेन का हिस्सा ये चल रहा है और ये 21 को ख़त्म होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हम इन्फोर्समेंट स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे हैंडबिल छपवाए हैं, ब्रोशर छपवाए हैं, पूरे लाहौर में हम लोग उनको डिश आउट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग प्रिंट मीडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया और चैनल्स के थ्रू भी हम अपनी आगाही मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। ये तो हो गया एक पार्ट। जो आपका प्रीएम्बल था प्रोग्राम का कि स्कूल कॉलेजेस और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई है, तो उसके लिए हमने क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान हमने डिवाइस किया और उसको रोल आउट कर दिया, विच इज़ स्टूडेंट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। जब मेरी लाहौर में तैनाती हुई जी 19 फेब को, PSL मैचेस थे, फिर कोविड वाले हालात में आ गए, लेकिन हमने उन दिनों में सर्वे करा लिया कि कौन से ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज पब्लिक एंड प्राइवेट जहां पे बहुत ज्यादा रश होता है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने वाली थी कि रश क्योंकि बहुत ज्यादा होता है और कोविड की वजह से हम यही कह रहे हैं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को हर सूरत मेंटेन करना है। अब जब छुट्टी होती है, हर किसी की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर बाहर निकल के घर चला जाए। इस चीज को अब हमने देखना है ना। जी हाँ, तो इसी चीज को जी हमने जब सर्वे किया तो वी स्पॉटेड 203 इंस्टीट्यूशंस कि जिनके बाहर ट्रैफिक कंजेशन होती है या प्रॉब्लम होती है। ड्रॉप लेन्स नहीं बनी हुई, लोग डबल पार्किंग्स कर लेते हैं, रिक्शा पे कोई आया है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया तो वो खड़ी रहे बिला वजह वहाँ पे गैर ज़रूरी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। एक्सपेक्टेशन हमसे ये होती है कि ट्रैफिक वार्डन्स हर इंस्टीट्यूट के बाहर भी खड़ा हो और हर चौक चौराहे पे भी खड़ा हो, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इट इज़ नॉट डूएबल, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो जितनी हमारी नफरी है उसको हम 3 शिफ्ट्स में डिवाइड करके अपना काम करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड मूवमेंट्स भी चल रही होती हैं, बाकी चीज़ें भी हमारी साथ साथ चल रही होती हैं। तो हमें फिर देखना होता है, रेगुलेशन भी करनी है, इन्फोर्समेंट भी करनी है और लोगों को एजुकेट भी करना है। तो हमारे लिए बड़ा टफ ये टॉल होता है। तो उसके लिए हमने ये किया है कि जिस तरह पूरी दुनिया में वेस्ट के अंदर बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, उनको एज अ वॉलंटियर लाया जाता है और वो एज अ ट्रैफिक वॉलंटियर दे बिकम हेल्पिंग हैंड्स फॉर दी लॉ एनफोर्सर्स। सीखेंगे भी और रिस्पांसिबिलिटी का एहसास। सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपने बात कर दी, इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए मैंने तमाम इंस्टीट्यूशंस को लेटर्स हमने लिख दिए हैं। बहुत अच्छा एक इंस्पायरिंग एक लेटर, इंस्पिरेशनल हमने लिखा है उनको। रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। अभी हमने डिश आउट किए क्योंकि 15 से स्कूल्स खुले हैं एंड टुडे इज 19th व्हेन वी आर सिटिंग हियर। तो 18th है 19th है 19th है। अच्छा नहीं 18th है जी, पैनल में बता दिया। तो अभी 3 दिन हुए हमने लेटर्स उनको लिख दिए और हमने हमारे 10 सर्कल्स हैं लाहौर में, तो हर सर्कल के हमारे जो DSP हैं एंड हर सर्कल में हमारा एक रोड सेफ्टी ऑफिसर, उनको फोकल पर्सन हमने किया है
और हम लोग अभी लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं वॉलंटियर्स की। तो स्कूल कॉलेजेस दोनों हैं, प्राइवेट भी हैं पब्लिक भी हैं, उसके अंदर वो हमें अपनी लिस्ट शेयर करेंगे। फिर उन बच्चियों को हम लोग ट्रेन करेंगे कि उन्होंने करना क्या है, व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम। उनको फिर हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के बाहर डिप्लॉय करेंगे और ये जिम्मेदारी वो अपनी खुद उठाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों में एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। हमारे बच्चों को लगेगा कि, और उनमें एक अच्छी फीलिंग भी आएगी कि हम लोग सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं। अच्छा, आपके वार्डन्स भी उनको गाइड करने के लिए साथ मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, हम उनको उनके इंस्टीट्यूशंस में जाके उनको एजुकेट करेंगे उन्होंने करना क्या है। उनके ड्यूटी रोस्टर्स बनेंगे, वो लिस्ट हमारे साथ शेयर होंगी और इन बच्चियों को इनकरेज करने के लिए बाय द एंड ऑफ द मंथ हम उनको सर्टिफिकेट्स देंगे कमेंडेशन। और मेरा प्लान ये है कि ये सर्टिफिकेट्स बहुत हेल्प करते हैं जब बच्चे हमारे हायर ग्रेड्स करके स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत इसको ऑनर करते हैं कि आपने कितना वॉलंटियर वर्क किया है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी क्या की है, सोसाइटी के लिए आपने क्या किया है। तो उन्हीं लाइन्स पे हम काम कर रहे हैं और इसमें और भी प्लान्स हैं हमारे। ट्रैफिक अवेयरनेस सेमिनार्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस और ये पूरा एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल कि इदारे हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और उसके बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। आई होप कि ऐसा ही होगा। अच्छा सीटीओ साहब, हमारी कुछ मॉडल शाहराएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि शहर की बाकी रोड से ज्यादा ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होती है। मॉल रोड हो गया आपके, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, इसके अलावा आप गुलबर्ग चले जाएं, यहाँ मैनेजमेंट ट्रैफिक की बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी ये हैं कि इन रोड्स पे चालान भी सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी ज्यादा होते हैं बाकी रोड से। मॉल रोड की मैं बात कर लूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर बाइक पे आप वहां चले जाएं आपका चालान ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये क्यों लोग ऐसा कहते हैं? ये बिल्कुल ठीक कहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली, होता ही है कि जैसा मैंने आपको बताया हमारी नफरी जितनी भी है हमारी, हम उसको ऑप्टिमम उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारी एक शिफ्ट जो 7 बजे से 3 बजे तक होती है विच इज़ द पीक शिफ्ट, उसके बाद 3 से रात 11 बजे तक जब हमारा फ्लो ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है रोड्स के ऊपर, तो हमारी नफरी एट अ टाइम एक शिफ्ट में, इन 2 शिफ्ट में लगभग 1150 से 1200 वार्डन्स हमारे डिप्यूट होते हैं ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि यहाँ पे व्हीकल काउंट बहुत ज़्यादा इन रोड्स के ऊपर, विच आर दी जो भी मेजर आर्टरीज किसी भी शहर में होंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलेगी और ट्रैफिक मिक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, हर किस्म की ट्रैफिक वहाँ चलती है। तो जो हमारे वार्डन्स हैं वो ऑब्वियसली बड़ी टफ ड्यूटीज़ हैं उनकी, इंटरसेक्शन में बहुत ज़्यादा रश होता है और एट टाइम्स हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को ज़ीरो भी करना होता है, उनको फिर हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं ताकि फ्लो ऑफ ट्रैफिक को हम मैनेज कर सकें। चलान बिल्कुल होते हैं, अभी भी हमारा यही प्लान है कि ये जो 5 प्रायोरिटाइज रोड्स हैं हम इनके ऊपर ये जो 4 वायलेशंस हैं इस पे हम फोकस करेंगे। बाकी लाहौर में भी हो रहे होंगे, हमारे चलान्स होते रहते हैं, लेकिन हमें ट्रेड ऑफ करना होता है और लोग हमें किसी हाल में भी नहीं बख्शते। अगर हम रेगुलेशन कर रहे होंगे कहेंगे देखें वो वायलेशन हो रही है, उसको फाइन नहीं कर रहा। अगर हम फाइन करेंगे वो कहेंगे देखें ये फाइन करते रहते हैं, ट्रैफिक रेगुलेट नहीं करते। तो इसमें हमें लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे से ताउन करें। ये शहर हम सब का है, ये मुल्क हम सब का है, ये किसी एक इदारे का या स्पेसिफिक जिसने वर्दी पहनी उसका नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और आपको खुशी होगी, आप अभी लाहौर की किसी भी रोड पे चली जाएं, किसी भी हमारा पेट्रोलिंग ऑफिसर का जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है सारे काम कर रहे हैं। इन रोड्स के लिए हमने 40 बाइक्स तैयार की हैं स्पेशली इम्प्रोवाइज्ड। उसमें आपने देखा होगा लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तमाम गाड़ियों से हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। सेफ सिटी के जो हमारे स्पीकर्स लगे हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उनको भी यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों के कानों से बार बार गुजार रहे हैं कि 20 सेकंड के बाद आप आएंगे तो आपके फाइन्स होंगे। इसी के साथ साथ मैं जहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से, वहाँ मैं तमाम अपने गवर्नमेंट सर्वेंट से, हमारे जो अहलकार हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हमारे हैं, लाइक हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, कि वो भी कवानीन की पासदारी करें। हेलमेट्स पे हमने फोकस करना है इंशाल्लाह ताला और तमाम लाहौरियों ने हमारा साथ देना है कि हम लोग। अच्छा सीटीओ साहब, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप मुहिम शुरू करते हैं उसके बाद थोड़ा सा उसको हम देखते हैं कि इजी हो जाते हैं, लोग हेलमेट पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे, नहीं कोई पूछ रहा। अब वो लोगों को आपने, वो है ना हमारे यहाँ पर, जब तक आप लोगों को मजबूर नहीं कर देते, बार बार रोक के नहीं कहते, तब तक उस चीज के पाबंद नहीं रहते हैं, फाइन्स नहीं करते तब तक उस चीज के पाबंद नहीं रहते। बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही हमारी स्ट्रैटेजी है। पहले एजुकेट किया हमने लोगों को, बहुत ज़्यादा हमने डिफरेंट मीडियम्स का यूज़ किया। इसके बाद हमने 5 रोड्स के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे चलान हो गई होगा, हम इन पे बिल्कुल फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्समेंट ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमें इजी है रेगुलेट भी करना, इन्फोर्स भी करना। इन 5 रोड्स के ऊपर मैं तमाम मोटरसाइकिलिस्ट को आगाह करना चाहूँगा, रादर वार्न करना चाहूँगा
कि 22nd ऑनवर्ड्स आप अगर रोड्स पे आएंगे विदाउट हेलमेट तो हम इन 5 रोड्स पे हमारी प्लगिंग पोजीशन बढ़ाएंगे। सीटीओ साहब, जैसा कि हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि बहुत जबरदस्त चीज है, कैंट के एरियाज में जहां कहीं पे भी आप जाएं टाइमर्स लगे हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, उसको हम शहर के मॉडल शाहराहों पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे? जी हाँ, इसके लिए पहले जिम्मेदारी होती थी टीपा, वो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स लगाते थे, इंस्टॉल करते थे, उसकी मैनेजमेंट ऑपरेशंस। अभी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ गॉन टू सेफ सिटी अथॉरिटी, और वो प्रॉपर व्हीकल काउंट और कहाँ पे ज़रूरत है, टाइमर्स की चीज़ें, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कैमरास भी आपकी नॉलेज में है कि वो ऐड हो रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है। तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक गो के वो मेरे नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमारा वर्किंग रिलेशन रहता है और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहती है। तो अभी मेरे ख्याल में जितने भी नए सिग्नल्स लगा रहे हैं उसके साथ टाइमर्स भी ऐड कर रहे हैं। जी, टाइमर्स भी ऐड हो रहे हैं और कैमरास भी लग रहे हैं, यानी अब शहरियों को मजीद जो है वो एक्टिव रहने की जरूरत है कि चालान पे चालान हो सकते। ई चालान की तरफ मैं आना चाहूंगी, उस पर कहा जा रहा था कि जी अब बहुत एक्टिवली जो है उसका हम देख रहे हैं कि जिन्होंने चालान पे नहीं किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या इस पे सिस्टम लेकर आया गया है जो लोग चालान, क्योंकि लोग तो बड़े ईजी हो गए थे कि गलत जगहों पर भी चालान जा रहे थे और लोग कहते थे हमारा तो चालान हुआ ही। एग्जैक्टली, इसमें बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुई हैं, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट हुई, और हम लोग हेल्प करते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी को, बिकॉज कैमराज उनके हैं जो लेन वायलेशंस के ऊपर, सिग्नल्स जंप करने के ऊपर, लेन लाइन डिसिप्लिन जो हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग्स, उसको वो मॉनिटर करते हैं और उसको चलान जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर प्लेट जो गाड़ियों की होती हैं। जो एक साइज के अंदर डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली फेच होता है, उनके साथ इंटीग्रेटेड है, उनको चलान चले जाते हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया था, लेकिन उसके बाद हमने कोई 17 हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, और अभी तो और भी उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है। अभी पिछले दिनों ही ट्रेनिंग कंप्लीट उनकी हुई है, सेफ सिटी ने उनको जो ऑलरेडी हमारे पास सेट्स हैं, वायरलेस सेट्स, उनके साथ इंटीग्रेट कर दिया है, सिंक कर दिया है जो थर्मल प्रिंटर्स हैं। पहले वैसे होता था मैनुअली, जो हमें कॉल चलती है कि ये वाली गाड़ी आ रही है, इसके 10 फाइन्स पेंडिंग हैं, 5 चालान पेंडिंग हैं जो नहीं पे हुए, तो उन गाड़ियों को हम इंटरसेप्ट करते हैं। जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स हैं उनकी बीट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनको बताते हैं जी कि आपके चालान पेंडिंग है। अगर तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हों तो हम वो थर्मल प्रिंटर के साथ उनको वो टिकट इशू कर दी जाती है वहाँ पे, और या उनके डॉक्यूमेंट हम रख लेते हैं। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है या लाइसेंस नहीं है, वी इम्पाउंड दोज व्हीकल्स। और वो जो साहब हैं जो वायलेटर हैं, फिर अपने जितने भी फाइन्स पेंडिंग है, नॉट ओनली 1, जितने भी 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जब वो बैंक ऑफ पंजाब में पे करेंगे उसकी रिसीट हमारे सेक्टर ऑफिस में ला के देंगे, देन वी विल आइदर रिलीज द व्हीकल और वी विल रिलीज द डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत अच्छा डेटरेंट है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है और उससे लोग मोहतात भी रहते हैं। आप यकीन करें, मैं भी अपने ड्राइवर को कहता हूँ, आज सुबह उसने गाड़ी जीप अपनी लाया सिग्नल पे, तो जो सेंटर वाली लाइन थी डिवाइडर, उसने एक टायर इधर था एक इधर था। मैंने कहा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, जब कोई कैमरा कैप्चर करेगा तो अच्छा नहीं लगता कि हमारी गाड़ी उसके अंदर आए, तो वी हैव टू बी कॉशियस, हमें लेन्स का ख्याल करना है और हमें पर्सनल एग्जांपल भी सेट करनी है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सीटीओ साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हमने ई चालान की बात की है, अब मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक हैबिट बना रखी है कि एक जगह पर सिग्नल ब्रेक किया, दूसरी जगह पर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की, एक दिन में मल्टीपल वो इस तरह की चीज़ें करते चले जाते हैं, तो उतने ही क्या चालान होंगे? जी बिल्कुल होते हैं और हर दफ़ा होते हैं। उनको जब वो जाएंगे 40-50 चालान, देन दे विल फील द हीट। और लोगों को मैं ये अवेयर करना चाहूँगा कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं कि हम लोग रोड सेफ्टी इंश्योर करें, अपने बाकी जितने रोड यूजर्स हैं उनकी और अपनी भी। तो हमें इन कवानीन का ख्याल करना है, इन पे अमल दरामद करना है, फिर ही हम एक अच्छे महज़ब शहरी होने का दावा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ मैं बात करने वाली हूँ ट्रैफिक लाइसेंस जिन लोगों ने अपना बनाना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइसेंस बनाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ड्राइविंग कर तो रहे थे, उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं। अब जवाब क्या है कि जी लाइनों में कतारों में लगना पड़ता है। तो कुछ अगर मैं माजी में जाएँ तो बड़ा अच्छी प्रैक्टिस थी, आपकी वैन्स थी जो कि एरियाज में जाती थी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाती थी, जहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद फिर लाइसेंस का इजारा किया जाता था। इस पे भी गैप आ गया, अब इसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। 16 मार्च को जब कोविड ने पीक पकड़ी तो हमने लाइसेंसिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, बल्कि आप ही के पास हमने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने एक सहूलत दी थी लोगों को ऑनलाइन लाइसेंसिंग शेड्यूलिंग की, कि अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करके 18 सेंटर्स हैं, खुद अपनी
टाइम के मुताबिक, डेट के मुताबिक जाएं, और उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग कामयाब हुए हैं। हमारा जितना बैकलॉग था, 16 मार्च को लाइसेंसिंग बंद हुई, 1 जून को खुली। हमारे किसी सेंटर पे आप चली जाएं, मैं दावे से कह सकता हूं आपको कहीं लॉन्ग क्यूज नहीं मिलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग हम कोशिश करते हैं वहां पे, उनको हमने इंप्लीमेंट कराया, गवर्नमेंट का पूरा हमने साथ दिया और लोगों की सेफ्टी भी इंश्योर की। मोबाइल लाइसेंसिंग वैन्स हमने बंद की हुई थी। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे लोगों का इतना रश लगे वहां पे। पहले हम जितना भी क्राउड है उसको मैनेज करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने PITB के इश्तराक के साथ जो लाइसेंसिंग फैसिलिटी दी, मोबाइल्स में लोगों को चली जाती है उनका शेड्यूल और वो अपनी बुकिंग्स करा के जाते हैं। मोबाइल लाइसेंसिंग वैन्स ना सिर्फ हमने रिज्यूम की, बल्कि पहले लाइसेंसिंग वैन्स में सिर्फ लर्नर इशू होते थे, ना इंटरनेशनल की फैसिलिटी थी, ना डुप्लीकेट की फैसिलिटी थी, ना रिन्यूअल की फैसिलिटी थी। हमारी दोनों जो लाइसेंसिंग वैन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने रिज्यूम किया है तो ये सारी फैसिलिटीज हमने अपनी लाइसेंसिंग वैन्स में दे दी है। किसी ने रिन्यू कराना है, किसी ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। आज हमारी, जैसे मैं आपको बताऊं, एज ऑफ नाउ हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी एक वैन लिबर्टी में हफीज सेंटर के नज़दीक वहाँ पे पार्क्ड है, वहाँ लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी हमारी गार्डन टाउन में है। डेली का हमारा शेड्यूल होता है, वीकली शेड्यूल बनाते हैं, लोगों को अनाउंस करते हैं, बताते हैं, और ये तमाम फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जिन जिन इलाकों में ये वैन्स हैं, सिर्फ वहाँ के स्पेसिफिक एरिया के रिहायशी उससे फायदा उठा सकते हैं कि अगर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीविजन के थ्रू पहुंच रही है तो वहां पर जाकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं? जी, कोई भी बंदा किसी टाइम पे भी जा सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लाहौर का है भी कि नहीं है, वो किसी और शहर का भी है, पंजाब का उसका कंप्यूटराइज लाइसेंस बनाए, वो हमारे पास आके रिन्यूअल भी करा सकता है और बाकी फैसिलिटीज भी अवेल कर सकता है। अब रिन्यू जिन लोगों ने लाइसेंस कराने, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर वो टाइम अपना डिले करते जाते हैं तो उस पर उनको फाइन आई थिंक जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब इस पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना CTO साहब बहुत जरूरी है, तो ये हम किस तरह से लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अगर वो 4-5 महीने डिले करते जा रहे हैं तो उनको उस पर फाइन भी पे करना पड़ेगा? जी हाँ, हमारी ये जो मैंने आपको बताया, जब भी रास्ता एप्लीकेशन है हमारी, जिससे लोग अपनी शेड्यूलिंग कराते हैं, उसके ऊपर भी हमारी है, वेबसाइट है, उसके ऊपर वो क्लिक करें, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन है। उसके साथ साथ हम लोग अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर, हम ट्विटर पे गाहे बगाहे हम लोग ये चीज़ें डालते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के लिए बहुत सहूलियात दे रहे हैं लाइसेंसिंग के अंदर। हमारा DHA का जो सेंटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर हमारा तैयार हो गया है। पहले इट वॉज ऑन द सेकंड फ्लोर, वी हैव ब्रॉट इट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एंड ताकि लोगों को सहूलत हो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, और उसमें हमने प्रायोरिटाइज सर्विसेज दी हैं फॉर लेडीज एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जब भी उस सेंटर में हमारे आएंगे तो उनको लाइन में नहीं लगना, उनको फौरन हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सहूलियात दे रहे हैं, प्लस हम लोग अपने टेस्टिंग सेंटर्स ऐड भी कर रहे हैं। और एक हमारा प्लान है भी, हम ग्रेटर इकबाल पार्क में जितना सिटी और अंदरूनी शहर के जो लोग हैं वहाँ जाके अपना टेस्ट, जिनके 42 डेज कंप्लीट हो गए टेस्ट के लिए, वहाँ जा सकेंगे। सब्ज़ाज़ार के अंदर एक हमारा प्लान है, वहाँ बनाने जा रहे हैं। और बहरिया के अंदर हमारा टेस्टिंग सेंटर, लाइसेंसिंग सेंटर था, टेस्टिंग सेंटर हम वहाँ पे भी उस पर काम शुरू हो गया रेनोवेशन का, और वहाँ पे बहरिया टाउन के इश्तराक से वो हमें बहुत अच्छा एक टेस्टिंग सेंटर बना रहे हैं और लोगों को, ताकि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एक अहम चीज़ जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमने जो सुंदर के इलाके से अपने नाज़रीन तक पहुँचाई, और कुछ दिन पहले आई थिंक इचरा के इलाके में एक ऐसे ट्रॉलर जो था वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया था। अब ये वाकयात एकदम से जब रूनुमा होते हैं, ऑब्वियसली की लाइनें भी लग जाती हैं और आप लोगों को भी उस पर सच हादसा है ना, तो प्लानिंग फौरी तौर पर नहीं होती है। तो मुझे बताएगा इसके लिए कोई प्लान ऐसा तैयार रखे कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का वाकया होता है तो उस पर फौरी तौर पर एक्टिव होकर अमल भी किया जा सके? जी, उसके लिए हमारा कहीं पे भी कोई होता है, कहीं प्रोटेस्ट होता है, कहीं गाड़ी खराब होती है, बहुत सारी हमारा फिटनेस, व्हीकल फिटनेस रिजीम हमारी बहुत वीक है, जिसके लिए कोई और इदारा जिम्मेदार है। तो आए दिन हमारे गाड़ियों के एक्सल टूटे होते हैं, बॉक डाउन हुई होती हैं, हैवी ट्रॉलर्स, उनको हटाने का प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंजेशन, ये कॉम्प्लिकेट करते हैं हमारे लिए इशूज़। कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग वहाँ पे इन्फोर्समेंट बढ़ा देते हैं ताकि लोगों की डबल लेन्स ना बने, कोन्स लगा देते हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन फ़ौरन हम लोग लगाते हैं और अपनी रास्ता एप्लीकेशन के ऊपर उसको अपडेट भी कर देते हैं और मीडिया पे भी फौरन हम लोग अल्टरनेट वे लोग जो है वो इख्तियार कर लें, डाइवर्जरी रूट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। मॉडल शाहराहों पर धरने, एहतजाज, ये कल्चर हमारा बन चुका है, हालांकि इस पे दफा 144 भी नाफिज है। अब जब ये सब कुछ होता है, जो ट्रैफिक का निज़ाम अल्टीमेटली जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है, कोई ऐसी रिक्वेजिशन, कुछ ऐसी दरख्वास्त कि कम से कम इस चीज़ पे, ऑब्वियसली इस पे पुलिस की कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी चाहिए, अकेली सिटी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी तो नहीं है ये? मेरे ख्याल में जी हमारा मुल्क तमाम, मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, रहने का भी, सिर्फ हमारा मुल्क मैं कहूँगा बदकिस्मत है इस लिहाज से कि जिसका दिल करता है आके रोड पे रोड ब्लॉक कर देता है। किसी की लाइट गई हुई है, रोड ब्लॉक कर दो, किसी की सुई गैस का कनेक्शन नहीं है, रोड ब्लॉक कर दो, किसी का FIR नहीं हो रही, रोड ब्लॉक कर दो।
एहतजाज करने का हक बिल्कुल है लोगों को, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है हमारा एक ट्रेंड। मैं आपको फिगर्स शेयर करूंगा, पिछले दिनों मैंने डिफरेंट फोरम्स पे प्रेजेंटेशंस भी दी हैं, उसमें ये वाला पॉइंट भी रखा है। हमारे 30 जून जो हमारा पिछला था 2019 से लेकर 30 जून हमारा 2020 तक, हमारे 2035 प्रोटेस्ट्स इन लाहौर, रैलीज और रोड ब्लॉक्स हुए। 2035 उसकी कॉस्ट कौन बेयर करता है? उसकी कॉस्ट बेयर करती है पब्लिक। बिल्कुल ऐसे। और गालियां कौन खाती है? ट्रैफिक पुलिस। तो इसके लिए मैंने ये रिक्वेस्ट की है, मतलब एक प्रपोजल हमने दी है कि इसके ऊपर हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करानी है, आप साइड पे खड़े हो, पूरा दिन रात आप एहतजाज करें, अपना प्ले कार्ड्स उठाएं, जिस तरह मुहज़्ज़ब ममालिक में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग एनओसी लेते हैं, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन कहीं रोड ब्लॉक नहीं होती। लोगों का मामला 144 नाफिज तो कर दी है, उसका फायदा कुछ नहीं होता। लोगों में ना तो कोई खौफ है, ना तो कोई उस पे उसका खौफ इसलिए नहीं है कि उनकी प्यूनिटिव पेनल्टीज बहुत थोड़ी हैं। उन पेनल्टीज को इंक्रीज करने की जरूरत है, स्पेशल लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, और इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि सर जोड़ के सारे बैठे हैं और इसके ऊपर अच्छा सा ड्राफ्ट लेके आए, ताकि ये कल्चर खत्म हो और लोगों का माइंडसेट बिल्कुल आपने सही कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही देना चाहूँगा जी कि हम लोग जो कैंपेन करेंगे, आप लोग हमें कहेंगे जी कि हेलमेट्स, और हमने ये भी इंश्योर किया है जी कि हेलमेट्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा सख्ती करनी। हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम लोग हेड इंजरीज को रिड्यूस करें और लोगों की जानें महफूज करें। उसके अंदर मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, स्पेशली मेरी जो लॉयर्स कम्युनिटी है, हमारे मीडिया पर्सनल हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एसएसपी ऑपरेशंस ने मरासला जारी किया है कि तमाम पुलिस एहलकार हेलमेट्स पहने। इसी तरह डीसी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपना मरासला जारी किया तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि उनकी हाजिरी न लगे अगर वो हेलमेट्स ना पहन के आए मोटर बाइक्स के ऊपर। हम सब ने मिलकर इस कैंपेन को इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जानों को महफूज बनाना है। बिल्कुल आपने सही कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने वालों से गुजारिश ये है कि जहां कहीं पर भी ये इकदाम किए जा रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, और आपका ताउन इसमें बहुत ज्यादा दरकार है। अगर आप ताउन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे उन लोगों से जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो चीजें अल्टीमेटली खराब होती चली जाएंगी। आप जहां पर लोग अपना काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन कीजिए, तभी आप अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं, रोड पे जो लोग बाकी सफर कर रहे हैं उनको भी महफूज रख सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। को बराह रास्त लिए चलेंगे करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से किताब वेबसाइट की तकरीब रुनुमाई इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान अमनदा और भाईचारे दा बोल के बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, साढ़े बहुत ही मानयोग। तकरीब के मनाजिर आप देख रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से किताब की तकरीब रुनुमाई है जिसके लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कोरोना के बाद की सूरत हाल। बाद की सूरत हाल इसलिए कहा जा रहा है, कोरोना बिलाशुबा भी है, बिलाशुबा हमें एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वो जो लॉकडाउन वाला टाइम था, पीक टाइम था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद रहे और मुल्की मईशत पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ। तो इस पर हम बात करेंगे कि अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। वो जो प्लानिंग हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा था कि इकोनॉमी को संभाला देना है और बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आनी है, वो फिलहाल हमने देखा कि इस तमाम तर कोरोना की सिचुएशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। तो मौजूदा सूरत हाल है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं। अनम नईम जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, मौजूदा हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कहाँ देखती हैं आप पाकिस्तान को? देखें, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त थोड़ी ख़राब है। मुल्क का पहले ही इकोनॉमी वाइज मुल्क स्टेबल नहीं था, उसके बाद अभी जो कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में, हमारे क्या इंटरनेशनली एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का फेज़ आया। मुल्क की मईशत पहले ही ख़राब थी, कोरोना आने की वजह से मईशत और डिस्टर्ब हो गई। अब कोरोना आने की वजह से और हमारे मुल्क की मईशत डाउन इसलिए थी कि जी मुल्क को बैरूनी ममालिक से कर्जे लेने पड़े। अब उनके कर्जे लेने की वजह से हमारा मुल्क में महंगाई इंक्रीज हो गई। महंगाई इंक्रीज हुई, इससे जो आम आवाम थी वो कर्जों के बोझ तले और महंगाई के ऊपर होने की वजह से यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया। बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया। आपकी बुरी तरह बिल्कुल बुरी तरह मुतासिर हो गई। अब देखें, जब जीडीपी की बात की जाए तो जब हमारे मौशी हालात बेहतर थे तब हमारा जीडीपी $314 बिलियन था, जो कि कोरोना के पैंडेमिक के बाद $278.22 बिलियन तक आ गया।
अब जीडीपी के हवाले से अगर देखा जाए तो हालात सेंसिटिव हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जी अंदिया पेश किया कि 2020 में आपका जो जीडीपी है 2% तक हो जाए, और पिछले अगर माजी में देखा जाए तो मुशर्रफ के दौर में जीडीपी 6% तक रहा है, जो कि ग्रेजुअली फिर कम होता गया है। तो ओवरऑल जो है एक तो हमारा मुल्क सियासी मुश्किलात का शिकार है, प्लस इकोनॉमिकली मुल्क मुश्किलात का शिकार है, तो काफ़ी सेंसिटिव कंडीशन हुई हुई है। होप फॉर द बेस्ट, मुल्क इसमें अमल दरामद कर रही है हमारी हुकूमत ने काफ़ी पॉजिटिव कदम इसमें लिए हैं, पॉजिटिव कदम लिए हैं, और अब हमारी दुआ है एज इकोनॉमिस्ट और एज पाकिस्तानी के वो उन जो इकदाम लिए हैं उनको पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसका पहिया चल सके। बिल्कुल, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अनम, मुझे बताइएगा किसी भी मुल्क की तरक्की में दरामदात और बरामदात की इंपॉर्टेंस क्या है? अब कोविड के बाद हम इसको रेगुलेट करने जा रहे हैं, दोबारा से निज़ाम ज़िंदगी हमारा मामूल के मुताबिक हो रहा है, तो अब इस पर किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, पहले भी देखा गया है कि किसी भी मुल्क में जब हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इम्बैलेंस्ड होती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस होने की वजह से हम ट्रेड डेफिसिट का शिकार हो जाते हैं। अब हमारा मुल्क सियासी तौर पे प्लस मईशत के हवाले से स्टेबल नहीं था। अब जहाँ तक बात आई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम आ जाता है। ट्रेड डेफिसिट का जब प्रॉब्लम आ जाता है, इसकी वजह से मुल्क का जो करंट अकाउंट है उसका खसारा ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। अब जब खसारा ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो आम आवाम पर आता है। उस खसारे को पूरा करने के लिए जब हम उस खसारे के फेज़ में चल रहे होते हैं तो मुख्तलिफ उस टाइम पे जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं उनको लोन लेना पड़ जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने उस खसारे को पूरा करना होता है। अब जब वो लोन लेती हैं, उस लोन की अदायगी के लिए हमें मुख्तलिफ ममालिक या IMF से लोन लेना पड़ जाता है। अब उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनके बगैर हम लोन नहीं उनसे ले सकते, और उसकी जो हमें क्वार्टरली किस्त लेना पड़ती है उसके लिए उसके बरक्स जो हमारी अवाम है वो कर्जे के बोझ तले दब जाती है। अब उसमें ये होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इंपोर्ट्स की बात करूं, जुलाई 2020 में हमारी जो दरामदात थी 3.5 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि अब पिछले साल 2019 के कंपैरेटिवली 4.2% कम हो गई हैं। अब वो 4.2% कम हो गई है, डेफिनेटली उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। और अगर मैं इन कैलकुलेशन के हिसाब से एक मजमूई आपको आइडिया दूं तो 1.542 बिलियन डॉलर्स हमारा ट्रेड डेफिसिट की अमाउंट बनती है, जो कि पिछले साल की निस्बत अगर हम माजी में देखा जाए तो 1.8% रिकॉर्ड किया गया। सही। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे मुल्क या किसी भी मुल्क की मईशत को स्टेबल या अनस्टेबल करने में। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है, हम ऑलरेडी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं हम सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है। अब इस पे महंगाई, बुनियादी चीज़ें जो आवाम को हर रोज़ इस्तेमाल करनी है वो महंगी की जा रही हैं, तो ये क्या सब कुछ इसलिए किया जा रहा है मुल्की हालात को बेहतर किया जाए? इससे क्या हम ये मईशत को कंट्रोल कर सकेंगे, संभाला दे सकेंगे महंगाई करने से? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अनम नईम हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हालिया महंगाई लहर जो कि कंट्रोल होने में नहीं आ रही, तमाम लोग उसकी जद में आ चुके हैं, इससे अब क्या कुछ बेहतरी आने की उम्मीद हम रखें कि मजीद हालात ख़राब हो जाएंगे? देखें, महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना वो होती बेरोज़गारी। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब महंगाई को कवर करने के लिए देखें, हुकूमत महंगाई या हम अगर एज अवाम हमें महंगाई क्यों महसूस होती है? हुकूमत डिफरेंट किस्म के टैक्स लगाती है, ठीक है, टैक्स लगाती है, टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमारी इकोनॉमी का पहिया चलता है। अब जिस तरह मैं पेट्रोल की एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे पेट्रोल एक बेसिक ज़रूरत है हर सेक्टर के लिए। इवन मुझे, आपको, हर सेक्टर को मूव करने के लिए पेट्रोल की रूटीन इस्तेमाल की चीज़, ठीक है। अब पेट्रोल के हवाले से देखा जाए, पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स अलग अप्लाई हो रहा है, टैक्स लेवी अलग अप्लाई हो रहा है। पेट्रोल के हवाले से जो टैक्स ऊपर लग रहा है, पहले वो महीने के बाद अमाउंट रिवाइज होती थी, वो 15 दिन के टेन्योर के बाद अमाउंट्स रिवाइज हो जाती हैं, जो कि ग्रेजुअली देखने में आ रहा है इंक्रीज हो रही हैं। अब मैं ओवरऑल अगर बात करूँ महंगाई की, जिस तरह आपने बात की, बेरोज़गारी हमारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और साथ ही महंगाई बढ़ रही है। अब जाहिर है अवाम की कुव्वत खरीद नहीं है, दे डोंट हैव परचेजिंग पावर के जो कोई चीज़ जाके खरीद सके। इसमें हुकूमत ऑलरेडी अच्छे काम कर रही है, लेकिन मजीद ये किया जा सकता है कि छोटी अमाउंट्स में कर्जे दिए जाएं। अब हुकूमत ने मार्कअप बहुत कम कर दिया है ताकि लोग कर्जे लेकर अपना गुजर बसर कर सकें, और जब गुजर बसर होगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होगा और इकोनॉमी का जो पहिया स्टक हुआ था, बहुत स्लो चल रहा था, वो थोड़ा गर्दिश में आ सकेगा। अब उसके लिए हुकूमत कर्जे तो दे रही है, मार्कअप रेट भी हमारा कम है,
क्या हमारी जो लेबर है, क्या हमारा जो वो तबका है जो डेली वेजेस पे है या जो मंथली काम कर रहा है, आर दे दैट मच स्किलफुल कि वो उन कर्जों को अवेल कर सकें। देखें, कर्जे की मौजूदगी होना और लोग जिन्होंने उसको अवेल करना है, इसमें गैप आ जाता है। गैप आ जाएगा अगर वो इतने उनके पास स्किल्स होंगी कि वो उन कर्जे लेकर उन स्किल्स के ऊपर काम करके अपना रोज गुजर बसर कर सके, तभी काम चलेगा। बिल्कुल ऐसे। हुकूमत को चाहिए उन लोगों को ट्रेनिंग्स दें, जिस तरह टेफ्टा और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनसे लोगों को ट्रेन किया जाता है। जब उनको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन होने के बाद उनमें एक स्किल्स आ जाएंगी, उनको पता चल जाएगा मैंने काम कैसे चलना है, फिर वो उन लो मार्केट पे दिए गए कर्जों को अच्छी तरह अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप एक, और ये बात जहन में हम इस चीज को भूल नहीं सकते कि छोटा कारोबार कल को बन के बड़ा कारोबार बिल्कुल बनता ऐसे है। ही, बिल्कुल कारोबार छोटा हो, कारोबार बड़ा हो, आप छोटी चीजों से स्टार्ट करके ही उसको आगे डेफिनेटली। और हम इसी तरह ही इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इकोनॉमी के साथ जब आप एक रोजगार चल रहा है, आपकी इकोनॉमिक सर्कल चल रहा है, आपके रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमी का जो पहिया है, अनफॉर्चुनेटली अभी हमें बहुत जरूरत है ये छोटे छोटे रोजगार लोगों को प्रोवाइड करने की, लेकिन हम ऐसा माहौल ही कोई नहीं देख रहे हैं ना कि जिसकी वजह से लोगों को कुछ ना कुछ आसानी पैदा की जाए। हमने अगर मुल्क की मईशत को संभाला देना है तो हम उस पर क्या कर रहे हैं कि जी हम देख रहे हैं इस सेक्टर में महंगाई, यहाँ पे महंगाई, और उसके ऑल्टरनेट लोगों के लिए कोई ऐसी जॉब फैसिलिटी नहीं है, लोगों को कोई ऐसी, जिससे हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, फनी तरबियत की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें उस तरह से हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी हद तक आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अब इस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, चाइना ने अपनी ट्रेड में सब्सिडी दी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट किस्म के रिलीफ दे सकते हैं। जिस तरह आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत रिलीफ दिया हुकूमत ने आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी जिसको हमने मरहलावार चलाया, लेकिन उसमें हुकूमत ने रिलीफ दिया। रिलीफ देने की यही वजह थी, क्यों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ हमारी और हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज है जो रिलेट कर रही है। बिल्कुल ऐसे। जब उनका ऑपरेशन चलेगा तो जाहिर है इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारा एक पहिया चल सकेगा, जो अवाम मुश्किलात का शिकार है वो थोड़ा उन्हें रिलीफ मिलेगा और थोड़ा बेहतर होकर काम कर सकेंगी, और जाहिर है जब वो बेहतर काम कर सकेंगी उनकी परचेजिंग पावर। अच्छा, आप काम की बेहतरी की बात कर रही हैं, तो कुछ खवातीन का रोल भी आपको मौसर नजर आता है मुल्क की मईशत को संभाला देने में? देखें जी, खवातीन का एक मैं ये कहूँ अगर कि खवातीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही हैं और इससे बेहतर मजीद कर सकती हैं, तो ये किसी हद तक गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, जिस तरह फर्स्ट वुमेन बैंक है, ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एक काविश है हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये बहुत कम है। आप देखें इस वक्त हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में खवातीन काम कर रही हैं। हुकूमत को इट्स माई सजेशन कि उनको प्रमोट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, ताकि वो जरूरी नहीं है कि एक औरत घर से बाहर निकल के काम करे, अपनी चार दीवारी में अपने माहौल के मुताबिक भी काम किया जा सकता है। इफ दे आर स्किलफुल दे विल बी एबल टू अर्न, और जब वो अर्न कर सकेंगे तो डेफिनेटली अपने घर में अपने सरबराह का हाथ बटा सकेंगे। अल्टीमेटली ये फायदा इकोनॉमी की होगा, और फायदा इकोनॉमी से आगे जीडीपी और उसके बाद हमारी ग्रोथ को होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच अनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।